सर उस पर लिखो वी आर लाइव। समय फास्ट, वी आर लाइव, समय लिखो नाउ। अरे यार, वी आर लाइव नाउ। वी आर लाइव नाउ बच्चों। जितने भी बच्चों को दिख पा रहा है फटाफट हाई लिख के भेजो। जो बच्चे भी मुझे देख पा रहे हैं हाई लिख के भेजें, जिससे फटाफट हम क्लास को शुरू कर पाएँ जल्दी। तो जितने भी बच्चे मुझे देख पा रहे हैं हाई लिख के भेज दें जल्दी से। साउंड क्वालिटी प्रॉपर आ गई है, चेक कर लो। साउंड क्वालिटी इज प्रॉपर, सब कुछ क्लियर। आज कुछ नया किया है मैंने क्लास में। आज क्लास में हम कुछ नई बातें बताएंगे। अभी देखते हैं, बात करते हैं। आप लोग हाई लिख के भेजो जल्दी जल्दी। जितने बच्चे भी देख रहे हैं हाई लिख के भेजो जल्दी से। फास्ट फास्ट फास्ट। जस्ट सेंड हाई इन द ग्रुप। तो जो भी बच्चे देख पा रहे हैं हाई भेजें ग्रुप में जल्दी। सर ग्रुप जोड़ के दे दो जल्दी जल्दी, हाई लिख के भेजें जल्दी जल्दी। और सारे नए वाले ग्रुप में भी आ गए बच्चे, चेक कर लो। अब नए ग्रुप में आ गए होंगे। चलिए, तो हेलो बच्चों, आज कुछ नई एनर्जी, नई सिंथेसिस के साथ, नई मैकेनिज्म के साथ देखो, मैं कहता हूं ना, हम लोग पर डे कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अब मेरी बात सुनो, अब आज क्या नया किया है। आज देखो मैंने नया क्या किया है। अब हम आपको इमेजेस भी दिखाएंगे। अभी तक ऑनलाइन क्लासेस जो आप देखते थे उसमें क्या होता था, मैं बोर्ड पर करता था। आज आप देखो, आपको इमेज दिख रही होगी। तो अब हम नई नई बातें भी आपसे करने वाले हैं। जस्ट सी, ये ऐसे इमेज आ रही है, इस पर हम लाइट रिफ्लेक्ट करेंगे, इस पर हम लाइट डालेंगे और हम लाइट पढ़ेंगे। तो आज अपन लाइट पढ़ने जा रहे हैं, नई कहानी पढ़ने जा रहे हैं। तो उसमें अपन ने क्या किया है, नई टेक्नोलॉजी और ला दी है। आपने देखा होगा कि जो क्लासेस होते हैं, जो ऑनलाइन क्लासेस होते हैं, जो किसी काम के नहीं होते हैं, जो दूसरे लोग लेते हैं, वो पीछे से बढ़िया बढ़िया फ़ोटो दिखाते हैं। आपको याद है? तो अपन को लगता है यार, अरे यार ये लाइट आ रही है, ये लाइट जा रही है, तो अपन भी ऐसे बढ़िया बढ़िया फ़ोटो दिखाने वाले हैं। तो नया कंसेप्ट लाइट का अपन यूज़ कर रहे हैं, और अब ये नया कंसेप्ट अपन यूज़ करने वाले हैं। नाउ आज का जो क्लास है, इट इज़ अ फुल कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिटल थिंग्स ऑल्सो। मतलब अपन ने अब इसमें डिजिटल चीज़ें और जोड़ दी हैं। प्रोजेक्टर जोड़ दिया है, लाइव स्लाइड जोड़ देंगे। तो जैसे स्लाइड दिख रही है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये सब आपको दिख रहा होगा ना। अब हम इसकी बातचीत करने वाले हैं हम आप लोगों से, ठीक है। चलो, फिलहाल अभी अब क्लास को शुरू कर रहे हैं, और ये सब अभी फ़िलहाल बंद कर रहे हैं। अभी मैंने सब चीज़ें बंद कर दी हैं और अपन अपने रेगुलर क्लास पर आ गए हैं। जैसा अपना रेगुलर क्लास रोज़ होता है, जैसा एक जिंदा आदमी आपको दिखता है, वैसा मैं अब दिखने जा रहा हूँ। और अब देखो, पीछे बोर्ड साफ़ हो गया, पूरा बोर्ड साफ़ है। जैसे अपन रोज़ दिखते हैं वैसे हैं। अभी मैंने आपको कुछ नई चीज़ दिखाई दी। उस नई चीज़ में क्या था कि जो लोग करते ना, वो आपने देखा होगा ऑनलाइन, वो टीवी आता है, वो एक शाहरुख खान आ जाता है, ये साहब देखो, वो देखो, वो देखो। तो आपको लगता होगा, तो वो एक्सपीरियंस भी हम आपको देने वाले हैं। उस टेक्नोलॉजी को भी हम लाशन, REFLECTION, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ऑल 6। और सभी बच्चों ने व्हाट्सएप पर हाई लिख के भेज दिया है। एक बार मैं चेक कर लेता हूं, क्योंकि आज फ़ोन मैंने अभी तक देखा नहीं था। मैं अभी चेक कर रहा हूं कि आज सारी जो बात करेंगे हम ग्रुप्स में ही करेंगे। वी विल टॉक एवरीथिंग इन ग्रुप्स। हाँ, सारे बैच मुझे दिख रहे हैं। एक बैच नहीं दिख रहा है सर, मुझे नहीं दिख रहा है इसमें। G5, सत्येंद्र सर को फ़ोन करो। G5 नहीं दिख रहा है मुझे इसमें। जल्दी टॉक टू सत्येंद्र सर, जल्दी फास्ट। उनको बोलो फटाफट इसमें ऐड करें। तो बेटा, सभी बच्चों ने हाई लिख के भेज दिया हर ग्रुप में। हाँ, तो नंबर बता देना। और उसके अंदर सभी बच्चे ऑनलाइन आ गए हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है
वो है लाइट, LIGHT, लाइट। इसी को कई सारी बुक्स बोलती हैं रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। यहाँ दो शब्द होते हैं, पहला शब्द होता है रिफ्लेक्शन और दूसरा शब्द होता है रिफ्रैक्शन। लेकिन हम पहले क्या कर रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं लाइट क्या होता है, LIGHT, लाइट। हेडिंग डाल दो लाइट। अब जब ये शब्द आप सुनते हो लाइट, तो मन में विचित्र विचित्र बातें आती हैं। कोई कहता है लाइट होती है सूरज की रोशनी, कोई कहता है लाइट होती है ट्यूबलाइट की रोशनी, कोई कहता है लाइट होती है टॉर्च की रोशनी, कोई कहता है लाइट होती है फलाना ढिमका, कुछ ऐसा ऐसा कहते हैं। तो सबसे पहले सवाल यही आता है कि लाइट क्या है, लाइट से आप क्या समझते हैं, लाइट का मीनिंग क्या है, और लाइट नाम की वस्तु क्या होती है, लाइट क्या चीज़ होती है, ये हमें जानना है। तो देखो यार, लाइट इतनी शानदार चीज़ है बच्चों कि अगर पूरी दुनिया में लाइट ना हो तो हमारा जीवन किसी काम का नहीं। हमारा जीवन कैसे किसी काम का नहीं, क्यों नहीं है किसी काम का जीवन? क्योंकि लाइट के कारण ही हम देख पाते हैं। आज आप जो क्लास ले रहे हो, अपने आप से सोचो, अगर लाइट नहीं होगी तो क्या ये क्लास चल पाएगा? आंसर है चल तो पाएगा लेकिन दिख नहीं पाएगा। और जब दिख नहीं पाएगा तो चला के क्या करेंगे? अपने आप से पूछो। अब आप अपने आप से पूछो कि अगर लाइट नहीं होगी तो आप रास्ते में चल पाएंगे? तो आंसर है नहीं चल पाएंगे। अगर लाइट नहीं होगी तो हम अपने सुंदर सुंदर दोस्तों को देख पाएंगे? आंसर है नहीं देख पाएंगे। अगर लाइट नहीं होती तो क्या हम किताब पढ़ पाएंगे? आंसर है नहीं पढ़ पाएंगे। अगर लाइट नहीं होती तो क्या हम टीवी देख पाएंगे? आंसर है नहीं देख पाएंगे। क्या लाइट नहीं होती तो क्या हमारा जीवन किसी काम का होता? आप खुद सोचो। एक उस बच्चे के बारे में जिसको दिखाई नहीं देता, और उससे कंपेयर करो अपने आप को। उसको दिखाई नहीं देता, इसका मतलब लाइट उस तक नहीं पहुंच रही। तो कितनी इंपॉर्टेंट चीज है लाइट, कि लाइट के बिना हम कुछ कर ही नहीं सकते। लाइट के बिना हमारा कोई जीवन चल ही नहीं सकता। तो आज से कोई बात करे लाइट क्या है, तो मेरे ख्याल से आप समझा पाएंगे कि लाइट, अब आपसे कोई पूछेगा लाइट क्या है, तो लाइट को आप बता पाओगे लाइट क्या है? अब ये तो हो गई नॉन टेक्निकल बातें कि लाइट के कारण हमें दिखता है, लाइट के कारण हम खाना खा पाते हैं, लाइट के कारण हम एक दूसरे को देख पाते हैं, लाइट के कारण हम घूम पाते हैं। अब एग्जाम में अगर आ जाए डिफाइन लाइट, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे लाइट को? एग्जामिनर बोलेगा डिफाइन करो, इसको डिफाइन करना है साहब, इसकी डेफिनेशन चाहिए साहब, तो डिफाइन लाइट। तो हमें डिफाइन करना है, लाइट को डिफाइन करना है। तो लाइट को डिफाइन हम कैसे करेंगे यार? सवाल ये है। अब मेरी बात को समझो कि लाइट को हम कैसे डिफाइन करने वाले हैं। देखिए, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। पहले तो ये पता होना चाहिए, मैं लिखाऊंगा। अच्छा, इसमें एक नया ग्रुप आज जुड़ा है, एक न्यू क्लास 10th बैच वाले बच्चों को मैंने आज इसमें जोड़ा है, जो मुझसे आज पहली बार पढ़ रहे हैं। तो बेटा अभी जब मैं बोलूंगा लिखना है तब लिखना है, बाकी समझना है। तो देखो, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी which enable us to see the beautiful world around us, the beautiful world around us। बात समझे? तो लाइट एक तरीके की क्या है? एनर्जी है, एनर्जी। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। बहुत कम लोग जानते हैं ये बात कि लाइट एक एनर्जी है जिसके कारण पूरी हसीन दुनिया, ब्यूटीफुल वर्ल्ड हम देख पाते हैं, एक दूसरे को देख पाते हैं, अपने पेरेंट्स को देख पाते हैं, ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर को देख पाते हैं, भाई बहन को देख पाते हैं, छोटे छोटे पालतू जानवरों को देख पाते हैं, घर में सुंदर सा कुत्ता होता है उसको देख पाते हैं, मंकी को देख पाते हैं, शेर को देख पाते हैं। तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, मान लो सवाल उल्टा आ जाए एग्जाम में। कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में आया था, ये मेडिकल एग्जाम में जो बच्चे नीट देंगे 3 साल बाद, वहां एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था, यूनिट ऑफ लाइट क्या होता है? लाइट का यूनिट क्या होता है ये पूछा था यार, यूनिट ऑफ लाइट क्या होता है। अब लोग परेशान हो गए, क्योंकि दुनिया की किसी किताब ने, आप पढ़ना, कोई भी किताब पढ़ना, आपके पास एस चांद होगी, आपके पास दिनेश होगी, आपके पास प्रदीप होगी, या जो भी मार्केट में ढेर सारी किताबें आती हैं, अब उन किताबों को पढ़िएगा तो किसी भी किताब में लाइट का यूनिट नहीं लिखा, लेकिन एग्जामिनर पूछा है। अच्छा, अब उसमें लाइट का यूनिट नहीं लिखा तो टीचर भी क्या करते हैं? पढ़ाते नहीं। जनरली जो टीचर्स होते हैं वो किताब में से पढ़ाते देख देख के, अब कहीं लिखा ही नहीं कि लाइट का यूनिट क्या होता है। और एग्जामिनर पूछेगा लाइट का यूनिट क्या होता है, तो उसका जवाब नहीं होता हमारे पास। अब देखो, आप सब मन में सोचो, इस पॉइंट को गौर करो तो आपको लाइट का यूनिट समझ आ जाएगा। लाइट क्या है? इस पॉइंट को देखो, लाइट क्या है? इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी।
लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है और एनर्जी का यूनिट होता है जूल्स। तो आज से कोई पूछे लाइट का यूनिट क्या होता है, तो हम लाइट का यूनिट क्या बोलने वाले हैं, जूल्स बोलने वाले हैं। ठीक है, तो लाइट का आज से कोई यूनिट पूछेगा तो क्या यूनिट बोलोगे, लाइट का यूनिट होता है जूल्स। तो ऐसा यूनिट ऑफ लाइट इज जूल्स। क्लियर हो गया। अब लिखेंगे कॉपी में, देखो लिखो लाइट, लाइट इज ए, देखो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, नहीं लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, सॉरी लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, light is a form of energy which enable us to see the beautiful world around us. The light is a form of energy which enable us to see the beautiful, अब कोई खराब चीज है तो अभी हम उसको बोलते हैं सुंदर, ब्यूटीफुल वर्ल्ड अराउंड अस। समझ गए। तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी द ब्यूटीफुल वर्ल्ड अराउंड अस। ये बात समझ में आ गई होगी। अब कोई पूछे लाइट का यूनिट क्या है तो लिख लो यूनिट ऑफ लाइट इज जूल्स बिकॉज इट इज एनर्जी। यूनिट ऑफ लाइट इज जूल्स बिकॉज इट इज क्या, एनर्जी। बात समझ आ गया। तो लाइट का कोई यूनिट पूछेगा तो यूनिट ऑफ लाइट इज जूल्स। और जूल्स क्यों है, क्योंकि वो एनर्जी है, वो क्योंकि वो क्या है, एनर्जी है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब यहां पर दो तरह की बातें होती हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट, OBJECT, ऑब्जेक्ट। क्योंकि छोटी छोटी बातें हमें करनी है। अब एग्जामिनर पूछेगा ऑब्जेक्ट क्या है, आप ऐसे समझो जिस किसी को हम देखते हैं उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आप मुझे देख रहे हो तो मैं क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। आई एम व्हाट, ऑब्जेक्ट। क्योंकि आप सब लोग मुझे देख रहे हो तो मैं क्या हूं, ऑब्जेक्ट हूं। ठीक है, आपने अपनी बालकनी में खड़े हो गए और देखा कि एक कुत्ता दौड़ रहा है, यू आर सीइंग अ कुत्ता डॉलिंग, तो वो कुत्ता क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। वो कुत्ता क्या है, ऑब्जेक्ट है। बात समझ आ गया। आपने अपनी बालकनी में सन को देखा तो जो सन है वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो शॉर्ट में समझें कि जिस किसी चीज को हम देखते हैं उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये मेरी आंखें हैं, ये दिख रही हैं, इस आंख से मैं सामने वाला मोबाइल देख रहा हूं। मेरे एक सामने मोबाइल है, वो आपको नहीं दिख रहा, मुझे दिख रहा है, मैं उसको देख रहा हूं। तो वो मोबाइल मेरे लिए क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो लाइट मेरी आंख से निकल के मोबाइल में जाएगी क्या मोबाइल से निकल के आंख में आएगी। तो ध्यान रखना है कि जो लाइट आती है वो हमेशा ऑब्जेक्ट से आती है। वो हमेशा कहां से आती है, ऑब्जेक्ट। तो अपन ऐसा भी कहती हैं, हायर लेवल की स्टडी ऐसा भी कहती है, बड़े लेवल की स्टडी ऐसा भी कहती है कि ऑब्जेक्ट वो है जो लाइट देता है। बात समझो, ऑब्जेक्ट वो है जो लाइट देता है, मतलब जिस किसी से लाइट आएगी वो क्या है, ऑब्जेक्ट होता है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है दो तरह के होते हैं। पहला होता है ल्यूमिनस और दूसरा होता है नॉन ल्यूमिनस। सुनते चलना यार। कोई पूछे ऑब्जेक्ट कितने तरह के होते हैं तो दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं। पहला होता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है नॉन ल्यूमिनस। कोई पूछे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी खुद की अपनी लाइट होती है, जिसकी खुद की अपनी लाइट होती है उसको ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, इधर देख, फॉर एग्जांपल अब जरा देख, ये मेरे हाथ में एक ट्यूबलाइट है, जरा देख, ये ट्यूबलाइट दिख रही है इधर को, ये मेरे हाथ में एक ट्यूबलाइट है, जरा देख इधर, ये आपको दिख रही है। अब ये ट्यूबलाइट जल रही है, दिख रहा है आपको, ये ट्यूबलाइट जल रही है। तो ये ट्यूबलाइट जो जल रही है इसकी खुद की लाइट है, तो इसकी खुद की लाइट है कि दूसरे की लाइट है, खुद की है, तो ये क्या होगा, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होगा। ये क्या होगा, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होगा। अब बोर्ड पर देख, बोर्ड पर देख, मेरे हाथ में बॉटल है, यू सी, मेरे हाथ में ये बॉटल है, ये आपको दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही है, जल्दी बोलो। ये बॉटल आपको दिखाई दे रही है, आंसर है दिखाई दे रही है। क्या इस बॉटल की खुद की लाइट है, आंसर है इस बॉटल की कोई लाइट नहीं है। ये दिख रहा है ट्यूबलाइट की लाइट में, ये दिख रहा है किसकी लाइट में, ट्यूबलाइट की लाइट में, लेकिन दिख तो रहा है।
तो ये कहलाएगा नॉन ल्यूमिनस। यानी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनकी खुद की लाइट नहीं होती और वो दूसरों की लाइट में दिखते हैं, और ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिसकी खुद की लाइट होती है और वो अपनी ही लाइट में दिखते हैं। तो कुल मिला के कितने तरह के ऑब्जेक्ट्स हो गए? दो। पहला कौन सा? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, और दूसरा कौन सा? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो लिखो पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लिखें, ऑब्जेक्ट हेडिंग डाल दो, ऑब्जेक्ट। अब लिखना है कॉपी में, लिखने का टाइम लो। ऑब्जेक्ट, एनीथिंग विच गिव अस लाइट, anything which gives us is known as object. तो anything which gives us light is known as object. तो ऐसी कोई भी चीज जो लाइट देता है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो एनीथिंग विच गिव्स अस लाइट इज नोन एज ऑब्जेक्ट। बात समझ गए? तो कोई भी जो लाइट दे रहा है उसको हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो एनीथिंग विच गिव्स अस लाइट इज नोन एज ऑब्जेक्ट। ठीक है, फुल स्टॉप। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। दो तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। पहला लिखेंगे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, और दूसरा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। पहला लिखोगे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और दूसरा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। लिखो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर दोज ऑब्जेक्ट्स, luminous objects are those objects which have, luminous objects are those objects which have their own light. Luminous objects are those objects which have their own light. तो luminous objects are those objects which have their own light, जिनकी खुद की लाइट होती है। तो luminous objects are those objects which have their own light. For example, burning candle, एक कैंडल बर्न कर रही है। तो luminous objects are those objects which have their own light. For example, burning candle, जलती हुई कैंडल, उसकी खुद की लाइट होती है, burning candle. सेकेंड एग्जाम्पल है सन, सन की खुद की लाइट होती है, सन। ठीक है। ग्लोइंग बल्ब, एक बल्ब जो जल रहा है, जैसे अभी मैंने ट्यूबलाइट जलती हुई दिखाई दी आपको, ग्लोइंग बल्ब, इनकी खुद की लाइट होती है, ग्लोइंग बल्ब। ठीक है, तो ये बात समझ आ गई। अब लिखो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। दूसरा लिखेंगे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। लिखो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर दोज ऑब्जेक्ट्स, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर दोज ऑब्जेक्ट्स which does not have their own light. Non-luminous objects are those objects which does not have their own light, but they can be seen, in the light of other objects. But they can be seen in the light of other objects. They can be seen in the light of other objects. So non-luminous objects are those objects which don't have their own light. उनकी खुद की लाइट नहीं होती, but they can be seen in the light of other objects. जो दूसरों की लाइट में दिखते हैं, they can be seen in the light of other objects. ठीक है, कुछ बफरिंग हो गई, रुक जाते हैं एक मिनट, शुरू हो गया। But they can be seen in the light of other objects. For example, टेबल, टेबल जो टेबल होती है, टेबल, टेबल ले लो। चेयर, चेयर, टेबल हो गया, चेयर हो गया। वाटर बॉटल, वाटर बॉटल हो गया, पानी की बॉटल, वाटर बॉटल। बात समझ गए? तो ये सब बातें हो गई, एक ल्यूमिनस हो गया और एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो गया। बात समझ आती है? अब दो बातें लिखनी है, दो बातें समझनी है। पहला शब्द होता है समझने के लिए रे ऑफ लाइट, एग्जाम में कई बार आया है रे ऑफ लाइट, और दूसरा शब्द होता है समझने के लिए बीम ऑफ लाइट। अभी पहले समझना है, मैं जब हेडिंग बोलूँगा तब डालना है। तो दो शब्द हैं आपके जीवन में, पहला है रे ऑफ लाइट और दूसरा है बीम ऑफ लाइट।
जब एक सिंगल रे गिरती है किसी पर, लाइट गई और किसी पर गिर गई, जैसे ये लाइट जा रही है, देखो ये सिंगल रे, ये सिंगल जा रही है, एक सिंगल लाइन गई, इधर देखिए एक सिंगल लाइन गई, तो ये कहलाएगी रे ऑफ लाइट। ये जो सिंगल लाइन है ये क्या कहलाती है? रे ऑफ लाइट। और जब बहुत सारी पैरेलल लाइंस जाती हैं, पैरेलल, एक गई, दूसरी गई, तीसरी गई, चौथी गई, पांचवी गई, तो वो कहलाती है बीम ऑफ लाइट। तो ये दिख रही है 1 2 3 4 5, ये है बीम ऑफ लाइट। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा, एक है रे ऑफ लाइट और दूसरा क्या है? बीम ऑफ लाइट। जब एक सिंगल रे जाती है और किसी पर गिरती है तो कहलाएगा रे ऑफ लाइट, और जब मिक्स होकर रे जाती हैं, पैरेलल जाती हैं, तो कहलाती है बीम ऑफ लाइट। हेडिंग डाल दो रे ऑफ लाइट, पहले लिखो रे ऑफ लाइट और उसमें लिखो, रे ऑफ लाइट में लिखो जल्दी से, अ रे ऑफ लाइट इज द स्ट्रेट लाइन पाथ, अ रे ऑफ लाइट is the straight line path. A ray of light is the straight line path. A ray of light is the straight line path along which light travels. Along which light travels. Along which light क्या? Travels. जिसके along light travel करती है। दोबारा सुन लो, तो ray of light is the straight line path along which light travels। और ये बना दें, ये रे ऑफ लाइट का फिगर बना दें, जल्दी से रे ऑफ लाइट का बना दें, फटाफट फिगर बना दो। तो ये आपने रे ऑफ लाइट का फिगर बना दिया। अब लिखो बीम ऑफ लाइट। अब हेडिंग डाल दो बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट में लिखें बीम ऑफ लाइट, इसके बारे में लिखना बीम ऑफ लाइट। लिखो अ ग्रुप ऑफ पैरेलल रेज ऑफ लाइट, अ ग्रुप ऑफ पैरेलल रेज ऑफ लाइट, ग्रुप ऑफ पैरेलल रेज ऑफ लाइट emitted by the source of light, मतलब जो सोर्स ऑफ लाइट देती है। ग्रुप ऑफ पैरेलल रेज ऑफ लाइट, अ ग्रुप ऑफ पैरेलल रेज ऑफ लाइट, ग्रुप ऑफ पैरेलल रेज ऑफ लाइट emitted by the source of light, जो सोर्स देती है, emitted by the source of light। तो ग्रुप ऑफ पैरेलल रेज ऑफ लाइट emitted by the source of light is called beam of light, is called beam of light, उसको कहते हैं beam of light। तो दोबारा समझ लें, अ ग्रुप ऑफ पैरेलल रेज ऑफ लाइट एमिटेड बाय द सोर्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट, उसको कहते हैं बीम ऑफ लाइट। अब ये फिगर बना लेंगे बीम ऑफ लाइट। तो मतलब अगर बहुत सारी रेज पैरेलल जा रही हैं, उन सब रेज को मिला के कहते हैं बीम ऑफ लाइट। ये फिगर बना लीजिए बीम ऑफ लाइट के अंदर, जल्दी से, फास्ट। चलिए, बात समझ गए? तो हम यहां पर दो टॉपिक समझ गए। पहला टॉपिक समझ गए रे ऑफ लाइट और दूसरा टॉपिक समझ गए बीम ऑफ लाइट। अब ये समझना है मीडियम क्या होता है लाइट में, मीडियम। तो हेडिंग डाल दें मीडियम नाम की चीज क्या होती है, ये हमें समझना है। मीडियम, MEDIUM, मीडियम, ठीक है, मीडियम। अब पहले बातों को समझिए यार, मीडियम क्या होता है। जो लाइट होती है वो किसी चीज में से पास होती है, जैसे लाइट है वो किसी चीज में से पास होती है। जैसे आपने देखा हो एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है, ट्रांसपेरेंट ग्लास जानते हो, आर पार जिसमें से दिखता है, तो उसमें से लाइट पास हो जाती है, ग्लास में से क्या नहीं होती, हो जाती है। और एक होता है ट्रांसलूसेंट ग्लास, जैसे वो दानेदार ग्लास आता है, दानेदार कांच देखा है आपने, घर में लगा होगा, खिड़कियों में दानेदार कांच होता है, उसमें से लाइट जाती तो है लेकिन कम जाती है। तो जो जिस चीज में से लाइट जाती है, समझ लो पहले, उसको मीडियम कहते हैं। और मीडियम तीन तरह के होते हैं। पहला होता है ट्रांसपेरेंट मीडियम, सुनते जाओ नाम, ट्रांसपेरेंट। दूसरा होता है ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट। और तीसरा होता है
ओपेक, OPAQUE, ये नाम आपने सुने होंगे। तो आज से कोई पूछे कितने तरह के मीडियम होते हैं, तो आंसर है 3। पहला ट्रांसपेरेंट मीडियम, सुनते जाओ, ट्रांसपेरेंट, दूसरा ट्रांसलूसेंट और तीसरा ओपेक। अब पहले समझा रहा हूं, ट्रांसपेरेंट वो होता है जिसमें से लाइट कंप्लीटली पास हो जाती है, उस पर लाइट डालो और पूरी की पूरी लाइट पास हो जाएगी, उसको ट्रांसपेरेंट मीडियम कहते हैं। हवा, एयर ट्रांसपेरेंट है, वाटर ट्रांसपेरेंट है, ग्लास ट्रांसपेरेंट है। बात समझ आ रहा है? तो ये सारे के सारे जो मीडियम है वो ट्रांसपेरेंट है। पार्शियली जिसमें से पास हो, कुछ अमाउंट लाइट का पास होता है पार्शियली, उसको कहते हैं ट्रांसलूसेंट। अब पार्शियली जिसमें से पास होता है उसको कहते हैं ट्रांसलूसेंट। इसके एग्जांपल पेपर है। पेपर, जैसे एक पेपर होता है, उसमें से लाइट पार्शियली पास होती है, पूरी पास नहीं होती है, ठीक है। और वो दानेदार ग्लास मैंने बताया था, उसमें से भी लाइट पार्शियली पास होती है। और तीसरा होता है ओपेक, नो लाइट पास, इसमें से लाइट पास नहीं होती। लकड़ी, वुड होती है, उसमें से लाइट पास नहीं होती है। प्लास्टिक में से लाइट पास तो हो जाती है। मेटल्स जो होते हैं, जैसे स्टील की प्लेट आप ले लो, कॉपर की प्लेट ले लो, तो उसमें से लाइट पास नहीं होती। तो मेटल्स हो गए, या हमने बताया आपको, क्या चीज़ बताई अभी हमने आपको, वुड, लकड़ी हो गई, इसमें से लाइट पास नहीं होती। तो कहने का मतलब ये है, मीडियम वो है जिसमें से लाइट पास होती है। 3 तरह के मीडियम होते हैं, ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसलूसेंट होता है और ओपेक होता है। तो अब हेडिंग डाल दो, लिखना शुरू करो। ओपेक, मीडियम। अब कॉपी में लिखना है, लिखने का टाइम शुरू हो गया, लिखो मीडियम। अ मीडियम इज अ सब्सटेंस A medium is a substance through which light propagates का मतलब चलना, PROPAGATES। अभी कुछ रुक गया है, मुझे लग रहा है कुछ बफरिंग हो रही है। अभी ठीक हो गया, बफरिंग हो रही है, जरा 2 मिनट रुक जाओ, क्लास में बफरिंग हो रही है शायद, तो लेट अस चेक, कुछ बफरिंग हो रही है बेटा। अभी कुछ बफरिंग शुरू हो गई थी, अभी शायद नेटवर्क अनस्टेबल आ रहे थे, अब ठीक हो गए हैं। तो ध्यान रखो कि अभी नेटवर्क अनस्टेबल थे, अब नेटवर्क ठीक हो गए हैं, तो आपको सब समझ में आ रहा है। चलिए तो लिखें मीडियम। अ मीडियम इज ए सब्सटेंस थ्रू विच लाइट प्रोपोगेट्स। अ मीडियम इज ए सब्सटेंस थ्रू विच light propagates. A medium is a substance through which light propagates. Full stop. They are of 3 types. 3 तरह के होते हैं। They are of 3 types. पहला लिखो ट्रांसपेरेंट, दूसरा ट्रांसलूसेंट और तीसरा ओपेक। 3 तरह के मीडियम है। पहला है ट्रांसपेरेंट, दूसरा है ट्रांसलूसेंट और तीसरा है ओपेक। लेकिन ट्रांसपेरेंट में, transparent medium is that medium through which light easily pass. Transparent medium is that medium through which light easily pass. So transparent medium is that medium through which light easily pass. Example: air, AIR, हवा, air, water, ग्लास, GLASS, एयर है, वाटर है, ग्लास है, GLASS। देखो दूसरा ट्रांसलूसेंट मीडियम, TRANSLUCENT, ट्रांसलूसेंट मीडियम। इट इज दैट मीडियम थ्रू विच लाइट passes partially, कुछ लाइट पास होती है। इट इज दैट मीडियम थ्रू विच लाइट passes partially, थोड़ी सी लाइट पास होती है। इट इज दैट मीडियम थ्रू विच लाइट passes partially. एग्जाम्पल: पेपर। वो दानेदार ग्लास को फ्रॉस्टेड ग्लास कहते हैं, FROSTED, फ्रॉस्टेड ग्लास, टेक्निकल नाम है, फ्रॉस्टेड ग्लास। एग्जाम्पल पेपर हो गया, फ्रॉस्टेड ग्लास हो गया।
तीसरा होता है ओपेक, OPAQUE, लिखो ओपेक। ओपेक में लिखेंगे इट इज अ मीडियम थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास। इट इज अ मीडियम थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास, एक ऐसा मीडियम जिससे लाइट पास नहीं हो सकती। बात समझ में आ गई? इट इज अ मीडियम थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास, उसको कहते हैं अपन, क्या कहते हैं? ओपेक मीडियम। तो अब आपको इतनी मेरी बातें समझ में आ गई होंगी, इतनी सब बातें आप सीख गए हो। अब आप हेडिंग डाल दो फटाफट, रिफ्लेक्शन। सबसे काम की हेडिंग डलवा रहा हूं, रिफ्लेक्शन। तो जस्ट पुट द हेडिंग रिफ्लेक्शन, REFLECTION। अब हमें शब्द समझना है जिसको कहते हैं रिफ्लेक्शन, जल्दी से। तो अब हम वो शब्द समझ रहे हैं जिसको क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्शन कहा जाता है। तो जस्ट राइट डाउन द हेडिंग रिफ्लेक्शन। तो ये हेडिंग हम समझना चाहते हैं। बोर्ड पर देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड रिफ्लेक्शन। अब आपको बोर्ड पर कुछ नई टेक्निक दिख रही होगी। मैंने कहा था ना कि वो जो नई नई टेक्निक्स होती हैं जिससे लोग पढ़ाते हैं, जिनका आप नाम देखते रहते हो, अब हम यहाँ यूज कर रहे हैं। देखिए, तो नाउ व्हाट आई एम टॉकिंग ऑफ दिस वर्ड रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं। ये जो शब्द आपको दिख रहा है रिफ्लेक्शन, इस शब्द पर पूरा फोकस जाना है। ये शब्द हम पढ़ने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन। अब ये रिफ्लेक्शन नाम का जो शब्द है ये क्या है? ये जो आपको हेडिंग दिख रही है रिफ्लेक्शन, हमें इसकी बात करनी है। ये रिफ्लेक्शन नाम का जो शब्द है ये क्या चीज है? आपने देखा होगा कि हम जब किसी मेटेलिक प्लेट पर लाइट डालते हैं, जब हम किसी मेटेलिक प्लेट पर लाइट डालते हैं तो लाइट उससे टकराती है और टकराने के बाद वापस आती है। हैव यू सीन दिस? कि लाइट गई, लाइट टकराई और लाइट टकराने के बाद उस पर क्या आ गई? वापस आ गई। उसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसको दूसरी भाषा में मैं समझाता हूं कि जब लाइट बाउंसेस बैक होती है, किसी चीज पर लाइट गिरी और गिरकर वापस आ गई, उसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। यहां पर मैं एक फिगर आपको दिखा रहा हूं, इस फिगर को बहुत ध्यान से देखना, तो आपको रिफ्लेक्शन वाला पार्ट जो है इसका समझ में आने वाला है। बोर्ड पर देखो, कुछ आपको दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट को जरा समझना है। मान लो उसको, ये वाला हिस्सा देखो जरा। ये लाइट आपने देखो, ये टॉर्च दिख रही है, यहां दिख रही है टॉर्च। देखो ये टॉर्च दिख रही है। मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको समझा रहा हूं रिफ्लेक्शन का, ध्यान से देखना। प्रैक्टिकल एग्जांपल रिफ्लेक्शन का कैसे दिखेगा, नई टेक्निक से आज जरा चीजों को देखो। ये लाइट गिरी, देखो ये दिख रही है, हमने टॉर्च जलाई, यहां दिख रहा है टॉर्च जलाई। प्रैक्टिकल एग्जांपल समझो रिफ्लेक्शन का। जब ये हमने टॉर्च जलाई तो ये लाइट गिरी, देखो ये दिख रही है लाइट गिरी, ये टॉर्च जलाई, ये लाइट गिरी, ठीक है। और ये लाइट गिरी, ये नीचे दिख रहा है, ये हरा हरा सा, ये ब्लू ब्लू सा, ये मेटेलिक प्लेट है। ये एक मेटेलिक क्या है? प्लेट है। ध्यान से देखना, दिस इज आवर मेटेलिक प्लेट। ये आपको एक मेटेलिक प्लेट दिख रही है। ये इंसिडेंट, ये जो टॉर्च है इससे लाइट गिरी मेटेलिक प्लेट पर, और मेटेलिक प्लेट पर जब लाइट गिरी तो मेटेलिक प्लेट से लाइट वापस चली गई। इफ यू सी दिस एरो, ये जो एरो है, यहां पर मैं एक एरो और बनाता हूं जिससे क्लियर हो जाए। ये लाइट गिरी, ये लाल रंग की एरो दिख रहा है, ये लाइट गिरी, इससे टकराई और ये लाइट गई वापस। तो आपको शानदार तरीके से रिफ्लेक्शन समझ में आ रहा होगा कि जो लाइट किसी मेटेलिक सरफेस पर गिरती है और गिरने के बाद वो वापस चली जाए, उसको हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं। दैट पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज रिफ्लेक्शन। बात समझ आया? आई एम 3D इफेक्ट्स मैंने कुछ बनाए हैं। मैंने आपसे कहा था ना, जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं, कि नई नई टेक्नोलॉजी, मेरा दिमाग रोज चलता रहता है कि हम इसको और कैसे मॉडिफाई करें क्लासेस को। ठीक है, आज आप आके हमारे पास पढ़ नहीं पा रहे हैं, आज आप आ नहीं, लेकिन हम घर बैठे ही क्लासेस को और अच्छा कैसा बना सकते हैं, ऐसा मैं पर डे सोचता हूँ। तो आज मेरे दिमाग में एक नई थीम आई थी सुबह सुबह कि क्यों ना बच्चों को फिगर भी दिखाए जाएँ। अब उसके लिए मुझे प्रोजेक्टर चाहिए था, उसके लिए मुझे कैनवास सिस्टम चाहिए था, उसके लिए मुझे लाइट, तो मैंने वो सब मेरे पास था, तो मैंने इधर उधर से सबको अरेंज करके उसको इंस्टॉल करके आज चलाया है। तो शायद आज इंटरेक्शन आपको अच्छा लगेगा, चीज़ें देखने को मिल रही होंगी। तो अब आप समझ गए रिफ्लेक्शन क्या होता है। ये रिफ्लेक्शन वाली कहानी क्लियर हो गई कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। कि ये लाइट गिरी, देखो टॉर्च से लाइट गिर रही है, गिरने के बाद लाइट वापस जा रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो अब अपन इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं रिफ्लेक्शन की। हेडिंग डालो रिफ्लेक्शन जल्दी से। तो जस्ट पुट द हेडिंग रिफ्लेक्शन।
तो हेडिंग डाल दो आप, रिफ्लेक्शन की हेडिंग डाल दो, जल्दी से रिफ्लेक्शन में हेडिंग डाल दो और लिखो रिफ्लेक्शन की हेडिंग में फटाफट लिखिए। अब मैं जो बोल रहा हूं रिफ्लेक्शन में लिखो, द प्रोसेस ऑफ the process of bouncing back of light, the process of bouncing back of light, the process of bouncing back of light to the same medium, the process of bouncing back of light to the same medium, the process of bouncing back of light to the same medium, the process of bouncing back of light to the same medium after striking the polished surface, after striking the polished surface। दोबारा सुन लें, द प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट टू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग द पॉलिश्ड सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन, इज नोन एज रिफ्लेक्शन। द प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, जो प्रोसेस होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग द पॉलिश्ड सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि रिफ्लेक्शन नाम की जो चीज़ है वो क्या है, रिफ्लेक्शन कैसे काम करता है, ये सब बातें आपको समझ में आने लगी होंगी। अब मैं कुछ नई बात आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इस मेरी नई बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा कि मैं आपको क्या नई बात बता रहा हूँ। इसमें बार बार आता है टू द सेम मीडियम, एक शब्द और होता है रिफ्रैक्शन, REFRACTION। तो 1 मिनट में आपको अभी रिफ्रैक्शन पढ़ना नहीं है, शुरू से बता देता हूं कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में आखिर अंतर क्या होता है। एक बार अगर हमें ये समझ में आ जाएगा ना कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में अंतर क्या है, तो आप बातें समझ पाओगे। बोर्ड पर देखो, एक फिगर को मैं दिखा रहा हूं, उस फिगर को समझने की कोशिश करिएगा जल्दी से। तो जस्ट चेक दिस फिगर, जो मैं बता रहा हूं बोर्ड पर, इस फिगर को समझने की कोशिश करना, तो आपको ये बात समझ में आएगी जो मैं समझाना चाह रहा हूं। बोर्ड पर देखिए ध्यान से। आप जरा ये वाला फिगर देखो जो मैं दिखा रहा हूं, बोर्ड पर ध्यान देना। जस्ट चेक दिस फिगर, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इससे आपको जरा मीडियम की मेरी बातें समझ में आएंगी मैं क्या कह रहा हूं। जस्ट चेक दिस फिगर। ध्यान से देखना बोर्ड पर। अब मैं जो समझा रहा हूं, ये ग्रीन वाला फिगर देखना है, ये वाला नहीं देखना है, ग्रीन वाला फिगर देखो। ये आपको ऊपर व्हाइट दिख रहा है, ऊपर व्हाइट कलर, सब बच्चों को ये व्हाइट कलर दिख रहा है ऊपर, ये व्हाइट, और ये नीचे आपको ग्रीन कलर दिख रहा होगा, ऐसे ही आपको इधर ब्लू कलर दिख रहा होगा। तो यार 3 अलग अलग मीडियम हो गए हैं। देखो, पहला मीडियम हो गया ये व्हाइट वाला, ये व्हाइट वाला एक मीडियम है, और दूसरा मीडियम हो गया ये ग्रीन वाला। मेरी बात समझो, ग्रीन वाला क्या हो गया, दूसरा मीडियम हो गया। अब आप देखो ये रे है, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट मतलब जो लाइट गिरती है, जो लाइट गिरती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं। तो आप देखो ये जो व्हाइट वाला है ये एक मीडियम हो गया, और जो ये ग्रीन वाला आपको दिख रहा है ये कोई दूसरा मीडियम हो गया। अब आप देखो कि ये रे ऑफ लाइट गई, ये व्हाइट वाले से गई, देखो ये व्हाइट वाले से इंसिडेंट रे गई, अब ये रे व्हाइट वाले में वापस आ गई, ये रिफ्लेक्टेड। तो ये हुआ रिफ्लेक्शन, ये व्हाइट वाले से गई और व्हाइट वाले में वापस आ गई, तो ये हुआ रिफ्लेक्शन। और आप देखो ये व्हाइट वाले से गई और ग्रीन वाले में चली गई, तो ये हुआ रिफ्रैक्शन। तो शायद आप मेरी बात समझ गए होंगे, जो रिफ्रैक्शन हम पढ़ेंगे वो तो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये समझ में आना चाहिए कि ये मीडियम व्हाइट वाला अलग हो गया, ग्रीन वाला अलग हो गया। तो अगर रे ऑफ लाइट व्हाइट वाले से गई और व्हाइट पे ही वापस आ गई, तो ये जो ऊपर दिख रहा है ये गई
और ये वापस आ गई, तो ये रिफ्लेक्शन। और ये जो दिख रहा है कि ये गई और ये दूसरे मीडियम में चली गई ग्रीन वाले में, तो ये होगा बच्चे रिफ्रैक्शन। तो नाउ यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टू मीडियम्स। तो आपको रिफ्लेक्शन समझ में आ गया। तो आज से कोई पूछे रिफ्लेक्शन क्या है, द फिनोमिनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन। समझ गए। अब हमें पढ़ना है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बच्चों। तो हेडिंग डाल दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फास्ट। तो जस्ट पुट द हेडिंग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, LAWS। तो आपने रिफ्लेक्शन तो लिख ही लिया। रिफ्लेक्शन में क्या लिखा था, द फिनोमिनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ रहे हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। हेडिंग डाल दें LAWS, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब बोर्ड पर देखेंगे, हमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समझना है, तो ध्यान से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे बोर्ड पर। तो जस्ट चेक ऑन द बोर्ड, हम पढ़ रहे हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, LAWS, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। बोर्ड पर देखो, ध्यान दो, समझने की कोशिश करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। बोर्ड पर ध्यान देंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ना है। बोर्ड पर देखिए, पहली रे है इंसिडेंट रे, आपको दिख रही है ये रे जो है ये कहलाती है इंसिडेंट रे। मतलब, और ये जो दिख रहा है ये ए से जो रे आई, ये जो दिख रही है आपको, ये इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे वो रे होती है जो गिरती है किस पर, पॉलिश्ड सरफेस पर। जो रे आई और पॉलिश सरफेस पर गिर गई उसको इंसिडेंट रे कहते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई। ये जो रे दिख रही है ये कौन सी है, इसको नाम दे दो AO। फिगर बनाएंगे अभी, ये AO जो रे दिख रही है ये इंसिडेंट रे हो गई। अब आपने ये रे गई, ये नीचे पॉलिश सरफेस है, दिख रहा है आपको नीचे, ये पॉलिश सरफेस है नीचे, आप जो भी देख पा रहे हैं वो क्या चीज़ है यार, पॉलिश्ड सरफेस है। तो ये वाली चीज़ जो आपकी पॉलिश सरफेस है, इंसिडेंट रे इस पर गिरी, ये पॉलिश रे से टकराई और ये वापस चली गई। ये कौन सी रे, रिफ्लेक्टेड रे। अब एक ये नॉर्मल रे होती है, कौन सी रे होती है, नॉर्मल, जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 90। तो ये NO, इसको कहते हैं नॉर्मल रे। कौन सी रे, नॉर्मल। तो कुल मिला के कितनी रे हो गई, पहली रे हो गई इंसिडेंट रे, मतलब जो रे गिरेगी। दूसरी रे हो गई रिफ्लेक्टेड रे, जो रे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी वो हो गई कौन सी रे, नॉर्मल रे। अब एक होता है आई, ये दिख रहा है आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको कहते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये जो दिख रहा है आई आपको, आई, और यहां पर आपको दिख रहा होगा R, ये कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये वाला जो हिस्सा है ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाएगा और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। तो इसमें 5 टर्म्स हो गई। एंगल ऑफ इंसिडेंस वो एंगल है जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का है। ये इंसिडेंट रे है और ये क्या है, नॉर्मल, और ये नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो एंगल है जो नॉर्मल और किसका है, रिफ्लेक्टेड रे का है। तो पहले तो 5 टर्म समझ लें। पहली टर्म इंसिडेंट रे, दूसरी टर्म, कुछ बफरिंग हो गई है, आने दो, आ गया सही। पहली टर्म हो गई इंसिडेंट रे, दूसरी टर्म हो गई नॉर्मल रे, और तीसरी टर्म हो गई रिफ्लेक्टेड रे। तो ये 5 टर्म आपको समझ में आनी चाहिए। तो 5 टर्म आपको क्लियर हो गई, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे। ये पांचों टर्म आपको समझ में आ गई हैं क्या, और एक एंगल ऑफ इंसिडेंस और एक एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब मैं पहले लॉ समझा रहा हूँ, लॉ लिखा नहीं रहा हूँ, लॉ समझा रहा हूँ। जब मैं आपको लॉ समझा दूंगा फिर मैं सब चीजें हेडिंग में लिखवाऊंगा, ठीक है, तब लिखना। अब पहले लॉ समझो यार, लॉ क्या है। पहला लॉ कहता है I इज इक्वल टू R होगा, मतलब जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये रहने वाला है। मतलब अगर ये 30 डिग्री का एंगल है तो ये वाला भी एंगल 30 डिग्री का होने वाला है। अगर ये 45 डिग्री का एंगल है तो ये वाला भी एंगल 45 डिग्री का होने वाला है। अगर ये वाला एंगल 15 डिग्री का है तो ये वाला भी एंगल 15 डिग्री का है। तो पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है कि इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। लॉ नंबर 2 समझ लें, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है लॉ नंबर 2। इंसिडेंट रे लिखना नहीं है, लिखना नहीं है, मैं लिखाऊंगा सब, कुछ भी नहीं लिखना, सुनना। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। बात को समझना, ऑल लाई इन सेम प्लेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इसका मतलब समझने की कोशिश करेंगे, ये क्या कहना चाहता है ये लॉ से
क्या हम समझते हैं, ये हमारे दिमाग में होना चाहिए। देखो ये जो इंसिडेंट रे है, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल है, दे लाई इन द सेम प्लेन। अब कुछ बच्चे इसका मतलब समझते ही नहीं है। वो सोचते हैं कि कोई प्लेन होता होगा, कोई एरोप्लेन होता है, कोई ऐसा समझ लेता है उनको। अच्छा, उसे अब बच्चों की गलती नहीं है, टीचर भी नहीं समझाते हैं। तो बच्चों, आपको पहले पता है कि सेम प्लेन क्या होता है? मेरा मानना है ये किसी भी बच्चे को नहीं पता होता, वो अपने मन से सोचते रहते हैं कि सेम प्लेन ये होता है। अब मैं आपको पहले तो सेम प्लेन बता रहा हूं। अभी आप जिस रूम में बैठे हो, जरा उस रूम में ध्यान दो चारों तरफ। जैसे मान लो आप जिस रूम में बैठे हैं, जहां से भी आप मेरा क्लास देख रहे हैं, जरा उस रूम को देखो और उस रूम में देखो क्या 3 एक्सेस हैं। जैसा जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा वैसा ध्यान देना और उसको फील करना। जैसे मैंने बोला तो आपको रूम दिखना चाहिए। सब बच्चों को रूम दिखने लगा? अपनी मन की आंखों से देखो, अपनी आंखों से देखो, रूम दिख रहा है? रूम में 3 एक्सेस दिख रही है। अब आप सोच रहे हो कि सर 3 एक्सेस कौन सी? देखो, जैसे आप रूम में बैठे हैं तो उस रूम की लेंथ होगी, तो लेंथ पर मान लो एक्स एक्सेस बना लो। जो आपको जो भी रूम में बैठे हैं उसमें लेंथ होगी, सब जानते हैं। दूसरी ब्रेड्थ होगी, चौड़ाई, उसको मान लो वाई एक्सिस। मेरी बात समझ गए? तो एक आपने मान ली लेंथ एक्स एक्सिस, दूसरी मान ली आपने कौन सी, ब्रेड्थ वाई एक्सिस, तीसरा उसकी हाइट होगी, हाइट, उसको जेड एक्सिस मान लो। तो अब हर बच्चा जो भी यहां बैठा है उसको 3 एक्सिस अपने सामने दिख रही होंगी। फील करिए 3 एक्सिस। पहली एक्स एक्सिस दिख रही है लेंथ जो भी रूम की है, दूसरी वाई एक्सिस दिख रही है जो भी उसकी विड्थ होगी, तीसरी जो भी उसकी हाइट होगी वो कौन सी हो गई, जेड एक्सिस। अब जब 2 एक्सिस मिलती हैं, शब्दों को समझना, बहुत टेक्निकल शब्द हैं, जब 2 एक्सिस मिलती हैं तो एक प्लेन बनता है। ये जनरली लोग जानते नहीं है। जब 2 एक्सिस मिलती है तो एक प्लेन बनता है। अब 2 एक्सिस कैसे मिलेंगी, प्लेन कैसे बनेगा? अब सभी बच्चे फ्लोर पर देखें, जमीन पर देखें। सभी बच्चे जो यहां बैठे हैं, टेबल पर, कुर्सी पर, यहां बैठे, जमीन को देखें। अब आप जब जमीन को देखोगे तो उसमें 2 एक्सेस है बच्चों। देखो, जमीन पर लेंथ आ रही होगी, ब्रेड्थ आ रही होगी। बात समझ आ रहा है? तो वो हो गया एक्स वाई प्लेन। जो जमीन है, जो फ्लोर है, जिस पर आपकी कुर्सी रखी है, जिस पर आपका पलंग रखा है, जिस पर आप खड़े हैं, वो एक प्लेन हो गया एक्स वाई प्लेन। मेरी बात समझ में आ गई? वो एक प्लेन हो गया, कौन सा, एक्स वाई प्लेन। अब जो बच्चे आप फील करना, यहां बैठे हो, जिस टेबल पर बैठे हो उसके सामने वाली दीवार को देखो। यहां पर भी बैठे हैं उसके सामने वाली दीवार को देखो, यहां पर भी बैठे हैं उसके सामने वाली दीवार को देखो। तो सामने वाली दीवार में एक या तो लेंथ आ रही होगी या ब्रेड्थ आ रही होगी, दोनों में से कोई एक चीज आ रही होगी। देखो जरा, सब लोग महसूस करो। जो यहां खड़ा है, यहां बैठा है, अपने सामने वाली दीवार पर देखो। तो जब सामने वाली दीवार पर देखोगे तो या तो वो किसी के लिए लेंथ होगा या किसी के लिए ब्रेड्थ होगा, और दूसरी हाइट सबके लिए होगी उस दीवार में। देखो जरा, सामने वाली दीवार में लेंथ होगी या ब्रेड्थ होगी या हाइट होगी, तो वो एक प्लेन हो गया। या तो लेंथ है और हाइट है तो वो एक्स वाई प्लेन हो गया, और मान लो ब्रेड्थ और हाइट है तो वो हो गया वाई जेड प्लेन। वो हो गया कौन सा प्लेन, वाई जेड। तो 3 प्लेन हो गए, एक हो गया एक्स वाई प्लेन, दूसरा हो गया वाई जेड प्लेन, और तीसरा हो गया जेड एक्स प्लेन। ये बातें समझ में आ गई सबको? जमीन जो है, जमीन, वो एक्स वाई प्लेन हो गया क्योंकि उसमें तो लेंथ तो विड्थ आ रही है। आप यहां बैठे हैं, आप यहां बैठे हैं, उसके सामने वाली दीवार को देखेंगे तो या तो वो एक्स जेड होगा या वाई जेड होगा, और उसके बगल वाली को देखेंगे, अगर सामने वाली एक्स जेड है तो उसके बगल वाली वाई जेड होगी, और सामने वाली अगर वाई जेड है तो उसके बगल वाली एक्स जेड होगी। ऐसा महसूस आप लोग कर पा रहे हैं क्या? नहीं। मुझे पहले, सबसे पहले सभी लोग व्हाट्सअप करेंगे अभी ग्रुप में और मुझे बताएंगे जो मैं समझा रहा हूं वो आप तक पहुंच रहा है क्या नहीं। अगर आप तक पहुंच रहा है, आप रियलाइज कर रहे हैं, फील, तो सब लिखेंगे यस, और अगर किसी को डाउट है तो सब डाउट पूछेंगे। जल्दी 1 मिनट में आपको दे रहा हूं। अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप, जिसके जो जो व्हाट्सएप ग्रुप है, जो जिसमें जुड़ा है, वहां यस लिखेंगे और अपना नाम लिखेंगे यस। मुझे आ गया, जो भी मैंने आज समझाया वो समझ में आ रहा है क्या नहीं? करिए जल्दी। जल्दी करो, अभी बहुत कम लोगों का आया है। G3 ग्रुप में तो कोई बात ही नहीं कर रहा। G3 वाले बच्चे सो गए क्या सब जाके? जल्दी। G3 ग्रुप में तो कोई पूछ ही नहीं रहा भैया कुछ। क्या सो गए हो G3 ग्रुप वाले?
G3 ग्रुप में एक बच्चे ने भी जवाब नहीं दिया, इसका मतलब पूरा G3 ग्रुप गायब है। तो मैंने सब बच्चों से बात की और कोशिश की समझने की, समझ में आ रहा है क्या नहीं। ओके, तो आप लोगों को ये सब समझ में आ गया। अब एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है कि सर आपने लिखाया पॉलिश्ड सरफेस पर जब लाइट गिरती है तो रिफ्लेक्शन होता है, अनपॉलिश से भी तो होता है। बेटा अनपॉलिश से पूरा नहीं होता, कुछ हिस्सा होता है, हमें पूरा चाहिए। तो पूरा रिफ्लेक्शन किससे होगा? पॉलिश्ड सरफेस से ही होगा। समझ गए? तो हेडिंग डाल दो अब, टर्म्स यूज्ड इन रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थोड़ी देर में डालना, पहले लिखो टर्म्स यूज्ड इन रिफ्लेक्शन, लिखिए TERMS, टर्म्स यूज्ड इन रिफ्लेक्शन। चलिए, टर्म्स यूज्ड इन रिफ्लेक्शन लिखो जल्दी से, टर्म यूज्ड इन रिफ्लेक्शन लिखिए फटाफट, टर्म्स यूज्ड इन रिफ्लेक्शन लिखो। फर्स्ट लिखो इंसिडेंट रे, पहला लिखो इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। इसमें लिखें द रे विच फॉल्स ऑन द पॉलिश्ड सरफेस, पहली टर्म लिखेंगे इंसिडेंट रे और उसमें लिखेंगे द रे विच फॉल्स ऑन द पॉलिश्ड सरफेस is known as incident ray. The ray which falls on the polished surface is known as incident ray. The ray which falls on the polished surface is known as कौन सी रे? Incident ray. सेकेंड लिखेंगे रिफ्लेक्टेड रे, सेकेंड लिखें रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। सब टर्म्स लिख रहे हैं, 5 टर्म्स हैं। तो पहला तो हो गया इंसिडेंट रे, द रे विच फॉल्स ऑन द पॉलिश्ड सरफेस इज नोन एज इंसिडेंट रे। फिर लिखें रिफ्लेक्टेड रे, द रे विच बाउंसेस बैक आफ्टर रिफ्लेक्शन, द रे विच बाउंसेस बैक आफ्टर रिफ्लेक्शन is known as reflected ray. The ray which bounces back after reflection is known as reflected ray, is known as reflected ray. तीसरा लिखेंगे नॉर्मल, नॉर्मल रे, नॉर्मल रे, नॉर्मल रे में लिखेंगे द रे विच मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, द रे विच मेक्स एन एंगल ऑफ 90 degree with the polished surface, the ray which makes an angle of 90 degree with the polished surface. So the ray which makes an angle of 90 degree with the polished surface is known as normal ray, is known as normal ray. So the ray which makes an angle of 90 degree with the polished surface is known as normal ray. ठीक है? फिर लिखोगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर लिखोगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, द रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस लिखो, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे, एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। The angle between the incident ray and normal ray is known as angle of incidence. It is denoted by I. It is denoted by I. इसको I से डिनोट करते हैं. It is denoted by I, छोटा I. फिर लिखो angle of reflection. Angle of reflection. Angle of reflection. The angle between normal ray and reflected ray. The angle between normal ray and reflected ray is known as angle of reflection. Angle between normal ray and reflected ray is known as angle of reflection. ठीक है? ये सब लिखेंगे। आगे इतनी बात समझे? अब लिखोगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और ये फिगर बना ले, ये फिगर बना ले जल्दी सभी लोग, फटाफट फिगर बना लीजिए और फिर हेडिंग डाल देना लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सभी लोग फिगर बना लो जल्दी से, फास्ट। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हेडिंग डाल देंगे।
लॉज, LAWS, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। समझा तो मैंने दिया है, अब लिखा रहा हूं। और पहले फिगर बना लें सभी लोग। ये फिगर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में भी यूज करेंगे और इसी फिगर को आप उन टर्म्स में भी यूज करेंगे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल में। जल्दी से फिगर बना लिया सबने? लिखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, फिगर बना लिए? लिखिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट एंगल लॉ, फर्स्ट दो लॉ होते हैं। पहला एंगल लिखो, पहला लॉ लिखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ नंबर 1, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, I इज इक्वल टू R, I इज इक्वल टू R। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, I इज इक्वल टू R। सेकेंड लिखेंगे, सेकेंड इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सेकेंड लिखेंगे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो दो लॉ हो गए, I इज इक्वल टू R हो गया, दूसरा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। फिगर मैंने बता ही दिया है। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। तो ये दो लॉ समझ में आ गए, I इज इक्वल टू R समझ में आ गया, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड, नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन समझ में आ गया। ये फिगर क्लियर हो गया, ये फिगर समझ में आ गया सबको? फिगर बना लिए? चलिए अब मैं बात नंबर कुछ और कर रहा हूं, उस बात को भी समझने की कोशिश करेंगे और उस बात को देखेंगे। मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 40 डिग्री है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 40 डिग्री है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? तो आप सब जानते हैं इसका आंसर भी 40 डिग्री होगा। आज मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं, आज मैं आपसे व्हाट्सएप नहीं मंगा रहा हूं, आज मैं खुद अपनी बात कर रहा हूं। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन में आ जाए, दिमाग लगाना, कि इंसिडेंट रे, ये दिख रही है इंसिडेंट रे, और ये रिफ्लेक्टेड रे, इन दोनों के बीच का एंगल 70 डिग्री है। बोर्ड पर देख, ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ये जो इंसिडेंट रे है और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, इन दोनों के बीच का एंगल 70 डिग्री है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? अब सब जानते हो I और R बराबर है, तो ये x और ये x, तो x प्लस x 2x हो गया 70, तो x की वैल्यू 2 से डिवाइड कर ले 70 को, तो आंसर आने वाला है 35 डिग्री। तो ये भी 35 हो जाएगा, ये भी 35 हो जाएगा। अब मेरे ख्याल से बात समझ गए होंगे। अब मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूं जिसका आंसर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में देना है। क्वेश्चन लिख लीजिए पहले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसका इंपॉर्टेंस इसी से लगा सकते हैं कि जो IIT और नीट जैसे पेपर होंगे 3 साल बाद जो आप दोगे, उसमें तक ये क्वेश्चन आया है। तो क्वेश्चन है, लिखिए जल्दी से और फिर मुझे उसका जवाब दीजिएगा। अ रे ऑफ लाइट, राइट ऑन द क्वेश्चन, और आपको आंसर देना है। अ रे ऑफ लाइट, व्हाट्सएप ग्रुप में आंसर देना है। अ रे ऑफ लाइट फॉल्स normally on the polished surface. A ray of light falls normally on the polished surface. दिमाग लगाना, a ray of light falls normally on the polished surface, then what is angle of incidence? तो angle of incidence कितना होगा? तो a ray of light falls normally on the polished surface, then what is angle of incidence? इसका जवाब मुझे आपकी तरफ से चाहिए। 1 मिनट का टाइम है आपके पास, जल्दी। A ray of light normally falls on the polished surface, नॉर्मली गिरती है पॉलिश सरफेस पर, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? ये मुझे जवाब चाहिए, व्हाट्सएप ग्रुप में चाहिए। एक बच्चे का आ गया 45 डिग्री, वेरी गुड बेटा, इट इज रॉन्ग।
दूसरे बच्चे का, 3 बच्चों का आ गया 90 डिग्री, और देखो 90 आ रहा है। नए वाले बैच में से आंसर 45 आ गया, फिर 45 आ गया, फिर 45 आ गया, और देखो जरा जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर देखो। एक कह रहा है 0, वो अपने नंबर बता रहा है, उसने कहा सर मेरे नंबर सुन लो 0। G3 ग्रुप में कुछ जागृता हुई, एक बच्चा लिख रहा है 0। 45 45 90 90 45 45 90, ऐसे ढेर आंसर मेरे पास आ चुके हैं। कोई 0 कह रहा है, कोई 90 कह रहा है। 0 कहने वाले 1-2 बच्चे हैं, 90 बाकी लोग ओके 45 45 ऑल रॉन्ग। अब बोर्ड पर देख और समझ। तुम कहोगे बोर्ड पर क्या देख, मैं कहूँगा ये देख, जल्दी से बोर्ड पर देखो तो ये बात आपको समझ में आया है। मैंने बोला था रे ऑफ लाइट नॉर्मली गिरेगी। बोर्ड पर देखो नॉर्मली कैसे गिरती है रे ऑफ लाइट, जस्ट चेक इट यार, ध्यान से देखना। देखो यार ये पॉलिश्ड सरफेस है, नॉर्मली का मतलब होता है परपेंडिकुलरली गिरेगी। तो ये आपको अगर एरो दिख रहा है तो ये रे ऑफ लाइट गिरी नॉर्मली। इफ यू सी दिस इज रे ऑफ लाइट विच इज फॉलिंग नॉर्मली, देखो दिख रही है, ये रे ऑफ लाइट नॉर्मली गिर रही है। अब नॉर्मली गिरी तो कितने डिग्री पर गिरी, 90 डिग्री पर गिरी। अब ये ही इंसिडेंट रे है और ये ही नॉर्मल है। मेरी बात समझो पहले भाई, ये ही इंसिडेंट रे है, फिजिक्स समझना, ये ही इंसिडेंट रे है और ये ही लाइन नॉर्मल है। एंगल ऑफ इंसिडेंस होता था एंगल बिटवीन, आप लोग नहीं समझे, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। बात को समझो यार, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता था एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। अब यही इंसिडेंट रे है, यही नॉर्मल है, तो खुद से खुद का एंगल कितना बनेगा। अगर यही इंसिडेंट रे है और यही नॉर्मल है तो खुद से खुद का एंगल कितना बनेगा, 0। बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। तो इस केस में आंसर होने वाला है 0। देखो ना फिगर, ये इंसिडेंट रे है, ये पॉलिश सरफेस है और यही नॉर्मल लाइन है, तो खुद से खुद का एंगल कितना हुआ, 0। अगर इस क्वेश्चन में मान लो ऐसा पूछ लेते एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, तो भी आंसर होता 0। कुछ बफरिंग हो गई है, 2 मिनट रुकिए, अभी सही हो जाएगा। ठीक हो गया है, बफरिंग खत्म हो गई है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 0 होगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा। बात समझ गए, फिगर से क्लियर हो गया। अब 2 बातें समझनी है ध्यान से, ये फिगर बना लेना अगर आप चाहो तो, वहां से इसको फोटो शूट कर लेना, बना लेना। अब मेरी 2 बातें समझ लीजिए जल्दी से जो मैं समझाना चाहता हूं। बात नंबर 1, बायोलॉजी का क्लास आपका वेडनेसडे से शुरू होगा। मैंने बोला था संडे को शुरू होगा, लेकिन संडे से नहीं हो रहा है इस बार। मैडम वेडनेसडे को पढ़ाएंगी, तो इस वेडनेसडे को आपको मैथ्स का क्लास नहीं लगेगा, उसकी जगह बायोलॉजी का क्लास लगेगा इस वेडनेसडे को, ठीक है। कल आपका एक सोशल साइंस का क्लास होगा उसी टाइम पर, शाम को 4:30 बजे। तो कल हम एक सोशल साइंस का वीडियो लोड करने वाले हैं, शाम को 4:30 बजे आपका क्लास होगा। सभी बच्चे 4:30 बजे से उसको देखेंगे। और ये अब कुछ बच्चों का, अभी एक तो पूरा नया ग्रुप, पूरे नए वाले बच्चों को अभी एग्जाम में शायद इलेक्ट्रिसिटी आ रहा होगा, एक नया ग्रुप मैंने जो बनाया, तो उनको इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाना शुरू करूंगा। तो नए वाले ग्रुप में बताऊंगा कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे पढ़ानी है। मेरे जो पुराने ग्रुप हैं G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10, पुराने को छोड़, अभी नए वाले ग्रुप को छोड़ दो। उनमें जिन जिन बच्चों को इलेक्ट्रिसिटी पढ़नी है, अपने नाम के साथ मुझे मैसेज करे। क्या मैसेज करना है, जैसे मान ले किसी का नाम अन्वेश है, तो अन्वेश आई वॉन्ट टू स्टडी इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा उसमें लिखे व्हाट्सएप ग्रुप में ही। तो मैं ऐसे उन बच्चों को अलग कर रहा हूं जिनको शुरू से इलेक्ट्रिसिटी पढ़नी है, तो मैं वो इलेक्ट्रिसिटी वाला टाइम आपको अलग से बताऊंगा कि मैं रोज कैसे पढ़ाऊंगा। और मैं उन इलेक्ट्रिसिटी का एक ग्रुप बनाऊंगा जिसका नाम होगा इलेक्ट्रिसिटी। उस ग्रुप में रोज इलेक्ट्रिसिटी की बातें करूंगा, क्योंकि अभी स्कूल जब खुलेंगे, जब आपके एग्जाम होंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी आ रहा होगा बहुत सारे बच्चों का।
तो उनकी इलेक्ट्रिसिटी मैं अलग से पढ़ा रहा हूँ, अलग से समझाऊंगा। तो जितने बच्चों को भी इलेक्ट्रिसिटी पढ़नी है, G1 G2 G3 G4 G5, नए वाले बच्चे छोड़ देना, नया जो ग्रुप अभी कल बैच शुरू किया है उसमें तो सबको पढ़नी है, उसमें तो मैं सबको पढ़ाने वाला हूँ। बाकी मैं पुराने वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ, G1 G2 G3 G4 G5 G6 जो भी ग्रुप्स है उसमें लिख दे नाम के साथ। आज का क्लास आपको कैसा लगा, और ये जो नया एक्सपेरिमेंट अपन ने किया है ये कुछ सीखने लायक है क्या, इसको बंद कर दें? अगर ये अच्छा लगा तो इसको चालू रखे रहेंगे, और नहीं तो बंद कर देंगे। आज के लिए थैंक यू बच्चों, और घर पर पढ़ाई लिखाई करिए। कल आपका मैथ्स का टेस्ट नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि कल वो क्लास मेरा हो नहीं पाया था, आपको पता है, तो उसका सिलेबस रह गया। तो कल केवल आपका सोशल साइंस का क्लास होगा, शाम को 4:30 बजे वीडियो डाला जाएगा, और वेडनेसडे को बायोलॉजी का क्लास होगा 2-2.5 घंटे का, मैं वो बताऊंगा, मंडे ट्यूसडे को बताऊंगा। आज के लिए इतना बहुत है, थैंक यू।